Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you students? Hope you all are fine and safe at home. In our last lecture we have studied about atom and its structure. समझ में आ गया था सबको? काम कंप्लीट कर लिया जर्नल में? Good. So tell me, what is an atom? The smallest indivisible particle of matter is called an atom. Good. How many fundamental particles of atom are there? 3. Very good. Name them. Protons, neutrons and electrons. कल हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ मौजूद होते हैं, किस पार्ट ऑफ एटम में? न्यूक्लियस के. गुड. और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस in their orbits. Very good. Today we are going to start our next lecture, that is lecture number 9. lecture number 9 में हम स्टडी करने जा रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है एटॉमिक नंबर. क्या नाम है? एटॉमिक नंबर. ठीक है. कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था कि हमारे पास न्यूक्लियस में दो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ठीक है. और इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व कर रहा होता है? अपने ऑर्बिट्स में न्यूक्लियस के अराउंड जो होंगे. और एक बात और पढ़ी थी कि प्रोटॉन के नंबर जितना होगा इतना ही नंबर किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का, किसी भी न्यूट्रली चार्ज एटम में. अब हमारे पास क्या होता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है यही क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है उस एटम का. जैसे हमारे पास हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 1. तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर में क्या होगा? 1 ही होगा. ठीक है. इतना है समझ में? हमारे पास एटम कौन सा है? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 1. ठीक है. अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 1 ही होंगे. और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है किसी भी एटम का, वही उसका क्या बना रहा होता है? एटॉमिक नंबर बना रहा होता है. ठीक है. अब वो एटॉमिक नंबर जो किसी एक एटम के पास आ जाता है वो किसी दूसरे एटम के पास नहीं जाता है. फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्लास में मौजूद होते हैं, आपकी क्लास में हर बच्चे का एक रोल नंबर होता है. जो रोल नंबर 1 एक स्टूडेंट का होगा तो रोल नंबर 1 किसी और स्टूडेंट को आपकी क्लास में नहीं दिया जाएगा. वो उसकी एक आइडेंटिटी होता है, पहचान होता है. इसी तरह से जो एटॉमिक नंबर होता है वो एटम्स की आइडेंटिटी होता है, उनकी पहचान बता रहा होता है. अगर मैं बोलूँगी एटॉमिक नंबर 1 तो इससे मेरी मुराद क्या होगी? हाइड्रोजन एटम. इतना है सबको समझ में? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम के उसका एटॉमिक नंबर बना रहे होते हैं जो कि उनकी आइडेंटिटी होता है. यहाँ देख लेते हैं हम मजीद एग्जाम्पल्स. कार्बन है हमारे पास एटम. कार्बन में हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 6. तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 6. ठीक है. सोडियम हमारे पास मौजूद है एटम. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है? 11. तो इसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 11. नाइट्रोजन गैस हमारे पास है, उसका एटम अगर हम देखें तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 7. एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 7. ऑक्सीजन गैस है, उसका एटम देखिए तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 8. तो फिर एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा उसका? 8 हो जाएगा. यानी हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता हो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हो या एटॉमिक नंबर पता हो तो हम इन तीनों बातों को बता सकते हैं. इतना है सबको समझ में? तो आइए देख लेते हैं बोर्ड पर एटॉमिक नंबर. अभी एटॉमिक नंबर है, इसको हम डोनेट करते हैं कैपिटल Z से. कैपिटल Z लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब है कि उस एटम का एटॉमिक नंबर लिखा होगा. ठीक है. और अगर हम इसको फॉर्मूले के तौर पर देखें तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर. यानी एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम का नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है. डेफिनेशन की फॉर्म में देख लीजिए. द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर. ठीक. एग्जाम्पल्स इसके क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 8, कार्बन 6, हाइड्रोजन 1. किसी भी एटम की एग्जाम्पल दे सकते हैं आप उसके एटॉमिक नंबर के साथ. इतना आगे सबको समझ में? गुड. नाउ सेकंड हमारे पास जो टर्म है जिसको हमें अभी स्टडी करना है वो है मास नंबर. ठीक है. मास हम कहते हैं वजन को. अब एटम का हमने एटॉमिक नंबर तो बता दिया. एटम का अगर हमें वजन मालूम करना होगा तो हम क्या करेंगे? उसका मास नंबर मालूम करेंगे. मास नंबर हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियस में हमारे पास दो पार्टिकल्स मौजूद हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और दोनों का मास तकरीबन सेम होता है. तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मास नंबर. इलेक्ट्रॉन को इसमें इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है.
तो हमारे पास एटम का जितना भी मास है वो उसके न्यूक्लियस में मौजूद है, और न्यूक्लियस में हमारे पास दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दोनों को सम अप कर दे, ऐड कर दे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो उस एटम का मास नंबर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस टेबल पे देख लीजिए, एटम है हमारे पास हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 1, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो क्या आएगा आंसर 1 मास नंबर हो गया हमारे पास किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास कार्बन। कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं 6, दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 12। तो हमारे पास कार्बन का मास नंबर क्या हो गया, 12। देन सोडियम है हमारे पास। सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 11, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं 12, दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 23, जो कि मास नंबर है किसका, सोडियम का। इसी तरह से नाइट्रोजन के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 7, न्यूट्रॉन्स है 7, दोनों को प्लस किया, आंसर आ गया 14। एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज ऑफ ऑक्सीजन। प्रोटॉन है 8, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी कितने हैं 8, दोनों को प्लस किया और हमारे पास क्या आ गया आंसर 16, जो कि मास नंबर है ऑक्सीजन का। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो हमने कहा था कि हर एटम का डिफरेंट होता है। अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो तमाम हाइड्रोजन एटम का 1 एटॉमिक नंबर है, कार्बन है तो तमाम कार्बन एटम्स का 6 होगा, लेकिन आपके पास जो मास नंबर होता है वो क्या होगा, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में इतने सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, अगर हम हर एक का वेट करें बैलेंस पर तो क्या होगा कि कुछ स्टूडेंट्स का जैसा वेट आ रहा होगा, कुछ का डिफरेंट आ रहा होगा। ठीक है, तो मास नंबर हमारे पास डिफरेंट हो सकता है और सेम भी हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर उसकी आइडेंटिटी है, तो जिस एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा वो दूसरे एटम को नहीं दिया जा सकता है। यहाँ देख लेते हैं बोर्ड पर, मास नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। कैपिटल ए लिखा होगा तो इसका मतलब है कि उस एटम का क्या लिखा हुआ है, मास नंबर। फॉर्मूले की फॉर्म में देखें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू मास नंबर। यानी प्रोटॉन का नंबर मालूम होगा वो यहाँ लिखिए, न्यूट्रॉन का नंबर मालूम होगा उसको लिखिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा मास नंबर की फॉर्म में। ठीक है, डेफिनेशन की फॉर्म में देख लेते हैं, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड इट्स मास नंबर। एग्जाम्पल में आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 16, कार्बन इज 12 एंड हाइड्रोजन इज 1। ठीक है, अब हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं किसी भी एटम को उसके मास नंबर और एटॉमिक नंबर के साथ, वो हम देख लेते हैं इस डायग्राम में। हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है x और उसके ऊपर लिखा है a, नीचे लिखा है z। जो ऊपर वाली फॉर्म है इसे हम कहते हैं कि सुबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखा हुआ है a और सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखा हुआ है z। ठीक है, a आपको पता ही है किसे कहते हैं, a का मतलब है मास नंबर और z का मतलब है एटॉमिक नंबर। अभी जो x लिखा हुआ है बड़ा सा, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या आएगा, नेम ऑफ एटम आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कार्बन को इस तरह डोनेट करके दिखाना है तो मैं ऐसे दिखाऊंगी, x में क्या आ गया, नेम ऑफ एटम यानी कार्बन का C, a आपके पास क्या था, मास नंबर जो कि कार्बन का होता है कितना 12, z आपके पास क्या है, एटॉमिक नंबर जो कि कार्बन का क्या है 6। तो हम एटम्स को उनके मास नंबर और एटॉमिक नंबर के साथ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मज़ीद एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ मौजूद है हाइड्रोजन की। ठीक है, तो हाइड्रोजन का हमारे पास मास नंबर है 1, एटॉमिक नंबर है 1। डन। कार्बन का मास नंबर है 12 और एटॉमिक नंबर है 6। देन है हमारे पास एग्जाम्पल सोडियम एटम की। सोडियम एटम में हमारे पास 23 नंबर है इसका मास नंबर और 11 है इसका एटॉमिक नंबर, और ये स्ट्रक्चर है आपके पास सोडियम एटम का। समझ में आ गया इतना सबको? एनी कंफ्यूजन? गुड। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपने, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। यानी एटम में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं अपने ऑर्बिट्स में, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है। ये तो आपको पता ही है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं अपने अपने पास में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो उन पाथ्स को कहा जाता है ऑर्बिट्स या फिर शेल्स। ठीक है, अब वो जो ऑर्बिट्स एंड शेल्स होते हैं वो सिर्फ एक नहीं होता, मुख्तलिफ होते हैं इलेक्ट्रॉन के नंबर्स के लिहाज से। मुख्तलिफ एटम में मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उनके मुख्तलिफ शेल्स होंगे। ठीक है, और उन शेल्स के नाम दिए जाते हैं, यानी उनका नाम भी है जो कि किसके ऊपर है, अल्फाबेट्स के नेम के ऊपर। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, दरमियान में न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है,
न्यूक्लियस के बाद जो हमारा फर्स्ट शेल आ रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, उस फर्स्ट शेल को हम कहते हैं के शेल। क्या कहते हैं? के शेल। देन आपके पास जो सेकंड पाथ आ रहा है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वो है हमारा एल शेल। सेकंड शेल का नाम क्या होगा? एल शेल। देन थर्ड शेल जो आ रहा है न्यूक्लियस के अराउंड उसका नाम है एम शेल। एम शेल कौन सा है? थर्ड शेल। और हमारे पास फिर जो नेक्स्ट शेल आ रहा है न्यूक्लियस के अराउंड जो कि फोर्थ शेल है, उसका नाम क्या है? एन शेल। इसी तरह से मजीद आते चले जाएंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियस मौजूद है। न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल को हम कहते हैं के शेल, सेकंड शेल का नाम है एल, थर्ड शेल को हम एम कहते हैं और फोर्थ शेल का नाम दिया जाता है एन का। इतना है सबको समझ में? अब इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर शेल में डिफरेंट होते हैं। अब वो डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि किस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं जो कि यहाँ पर रिटन है 2n²। ठीक है, एन से यहाँ पे क्या मतलब है? एन का मतलब है नंबर ऑफ शेल। फॉर एग्जाम्पल अगर के शेल है तो इसका मतलब है कि ये पहला शेल है। ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने पास में कितने नंबर्स में मौजूद होंगे? यहाँ देख लीजिए इसको। हमारे पास है फर्स्ट शेल जिसका नाम क्या है? के शेल। के शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं वो हम इस फॉर्मूले की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला लिख दिया हमने यहाँ पर। अब हमारे पास नंबर ऑफ शेल था के जो कि फर्स्ट शेल है, तो यहाँ पर हम नंबर लिख देंगे 1 का हमें स्क्वायर रूट लेना है। 1 1s are 1, 2 and 1 को अब क्या कर देंगे? कोई साइन नहीं होता बीच में, तो इसका मतलब होता है कि क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। 2 1s are 2, यानी 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास कहाँ आ सकते हैं? के शेल में, जैसे कि यहाँ पर मौजूद है। ये जो हमारा फर्स्ट शेल है इसमें आपको ब्लू कलर के 2 इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। तो फर्स्ट शेल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2, 1 and 2। ठीक है, देन आ जाइए। अब हमें फाइंड आउट करना है कि सेकंड शेल में जिसका नाम है एल शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम सेकंड शेल जो कि एल शेल है उसमें क्या करेंगे? फॉर्मूला पुट करेंगे। एन का मतलब है नंबर ऑफ शेल और ये कौन सा नंबर ऑफ शेल था? सेकंड। तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। 2 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे तो क्या आ रहा है वो? 2 2s are 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है? 8। यानी सेकंड शेल जो कि एल शेल है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। डन। यहाँ देख लेते हैं डायग्राम में। ये हमारा फर्स्ट शेल था। नाउ सेकंड शेल। सेकंड शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8। डन। अब देखते हैं थर्ड शेल जिसका नाम है एम शेल। इसमें फॉर्मूले के जरिए हम मालूम करेंगे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पर। अभी थर्ड शेल है तो इनकी जगह पे 3 लिखेंगे, इसका स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। 3 3s are 9, 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 9s are 18। यानी थर्ड शेल जो कि एम शेल है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 18। देख लेते हैं डायग्राम में। ये फर्स्ट था, ये सेकंड शेल, अब थर्ड शेल जो कि एम शेल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। यानी थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। नाउ फोर्थ शेल को देख लेते हैं जिसका नाम है एन शेल। फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ शेल यहाँ पर कौन सा था? 4, तो 4 लिखेंगे। 4 का स्क्वायर रूट मालूम करेंगे। 4 4s are 16 आ रहा है। 16 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास 32 आएगा। यानी फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं डायग्राम में। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये है फोर्थ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। ठीक है, तो फोर्थ शेल में हमारे पास आ रहे हैं जो कि एन शेल है 32 इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड शेल में जो कि एम है शेल उसमें आ रहे हैं 18। सेकेंड शेल में आ रहे हैं हमारे पास जिसका नाम एल शेल था 8, और फर्स्ट शेल जिसका नाम के शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं? 2 कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको वो क्वांटिटी बताई इलेक्ट्रॉन्स की जो हमारे पास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इन शेल्स में आ सकती है। प्रीफर क्या किया जाता है कि कोई भी एटम हो उसका जो लास्ट शेल हो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 से ज़्यादा ना हो।
ठीक है, आ तो सकते हैं इतने, लेकिन प्रेफरेंस हमारी ये होती है कि 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ना हो, और अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं लास्ट शेल में तो उसको नेक्स्ट शेल में ट्रांसफर कर दिया जाए। ठीक है, इतना है सबको समझ में। अब देख लेते हैं हम बोर्ड पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, यानी एटम्स की में जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होते हैं अपने शेल्स में। इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in definite paths called orbits or shells. They are named on alphabets. Each shell or orbit holds a specific number of electrons. We can find that by using the formula 2n squared, where n is number of shell orbit from the nucleus. The last or outermost shell or orbit cannot contain more than 8 electrons. ठीक है, अभी जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है अपने पास में न्यूक्लियस के अराउंड, इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आइए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स हमारे पास कि किस तरह से डिफरेंट एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने पास में अरेंज हैं। फर्स्ट वन हमारे पास एग्जाम्पल है हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम में आप देखें तो हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है? 1। एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 थे। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं? न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, यानी हाइड्रोजन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 1। हमारे पास न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद है। उसके बाद फर्स्ट ऑर्बिट बना जिसका नाम है के शेल, जिसमें कितने आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स? 2 आ सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन के पास एक ही है तो यहाँ पर क्या आएगा? एक इलेक्ट्रॉन के शेल में रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के अराउंड इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है हमारे पास कार्बन एटम। कार्बन एटम में अगर हम इसका सिंबॉलिकली देखें कि कितने एटॉमिक नंबर है इसका, तो ये है 6 एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 6 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, यानी इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हुए कार्बन में? 6। अब वो कैसे अरेंज होंगे? न्यूक्लियस के इर्द हमारे पास फर्स्ट शेल बनेगा जिसका नाम है के शेल। के शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए। अब 6 में से 2 गए, बाकी कितने बचे? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स के लिए इसको एक और शेल बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट शेल में इसके पास जो 4 रह गए थे वो 4 के 4 आ जाएंगे। इसमें कैपेसिटी कितनी होती है एल शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन बचे ही 4 है तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करेंगे। पूरे हो गए हमारे पास 6। 1 2 के शेल में 2 है, 1 2 3 4 एल शेल में 4 है। 4 + 2 6 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं कार्बन में इस अरेंजमेंट में। डन। नाउ नेक्स्ट सोडियम एटम। सोडियम एटम को अगर हम देखें यहाँ पर तो सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर है 11, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे। ठीक है, अब जब इसको हम देखेंगे कि किस तरह से अरेंज है, तो न्यूक्लियस के बाद जो फर्स्ट शेल आ रहा है जिसे हम कहते हैं के शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दें यहाँ पर। ठीक है, देन नेक्स्ट शेल आएगा एल शेल जिसे हम कहते हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पुट कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 + 2 कितने हो गए? 10। अभी भी कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इसके लिए हम एक और शेल यहाँ पर बनेगा जिसको कहते हैं एम शेल। अब एक रह गया तो 1 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट शेल में आ जाएगा। टोटल कितने हो जाएंगे? के में 2, एल शेल में 8, एम शेल में 1, तो टोटल हमारे पास आ गया 11 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इतना आ गया सबको समझ में? एनी कन्फ्यूजन? तो चलिए चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। योर होमवर्क इज रीड पेज नंबर 52 एंड 53 फ्रॉम बुक। बुक पर इन्हीं हेडिंग्स के नीचे एटॉमिक नंबर, मास नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ये हेडिंग्स मौजूद होंगी पेज 52 एंड 53 पर। इनको अच्छे तरीके से पढ़िएगा ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाए लेक्चर में जो बातें समझाई गई हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।